जय हिंद फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज आप सभी को यूजीसी नेट जेआरएफ का परीक्षा जो प्रथम प्रश्न पत्र का है, जिसका नाम है शिक्षण और शोधावृत्ति, उसका मुझे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर दोस्तों आप सभी के सामने लेकर आया हूँ। यह दिसंबर महीने में जो 2023 को एग्ज़ाम हुआ था, 8 दिसंबर 2023 को। यहाँ पे देखिए 8 दिसंबर 2023 को द्वितीय पाली में हुआ था। यह दिसंबर 2023 के एग्ज़ाम का जो सेट नंबर मैं 6 कराने जा रहा हूँ। यहाँ पे जो उसके बाद में यहाँ पे आगे देखिए जो ग्राफ दिया हुआ है, इस ग्राफ के माध्यम से बताया गया है कि कौन से टॉपिक से कितने क्वेश्चन पूछे गए थे 8 दिसंबर को। तो यहाँ पे देखिए पहला टॉपिक नंबर 1 है शिक्षण वृत्ति, जिसका जो है 5 क्वेश्चन पूछा गया था। उसके बाद में दूसरा टॉपिक है शोध वृत्ति, जिससे 4 क्वेश्चन पूछा गया था। और फिर तीसरा है बोध, इससे 5 क्वेश्चन पूछा गया था। और उसके बाद संप्रेषण है, 3 क्वेश्चन पूछा गया था। और गणितीय तर्क और आवृत्ति से 5 क्वेश्चन। और उसके बाद में जो है 6 टॉपिक है युक्ति युक्त तर्क, इससे 6 क्वेश्चन पूछे गए थे। उसके बाद 7वें नंबर पे है आंकड़ों की व्याख्या, इसमें 5 क्वेश्चन पूछे गए थे। और सूचना और संचार प्रौद्योगिकी से 7 क्वेश्चन पूछा गया था। उसके बाद में लोक विकास और पर्यावरण से 5 क्वेश्चन पूछे गए थे। उच्च शिक्षा प्रणाली से 5 क्वेश्चन पूछा गया था। तो यहाँ पर 10 टॉपिक हैं, 10 टॉपिक से लगभग मैक्सिमम 5-5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं एवरेज के रूप में। कोई एक टॉपिक होता है इससे ज़्यादा क्वेश्चन पूछ लेता है, तो कभी किसी से 5 या 6, इससे ज़्यादा नहीं पूछता है। अब आइए हम क्वेश्चन पे चलते हैं और पहला टॉपिक वाइज हम क्वेश्चन को हल करेंगे। यहाँ पे हमारा टॉपिक नंबर 1 है शिक्षण आवृत्ति। तो शिक्षण आवृत्ति का क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे स्क्रीन पे पहला नंबर क्वेश्चन है, और शिक्षक के इस विश्वास को निम्न में से क्या कहा जाता है कि वह सर्वाधिक दुर्बोध विद्यार्थी को भी प्रभावित कर उसकी अधिगम में सहायता कर सकता है। तो पहला नंबर पे है शिक्षक का ज्ञान, दूसरा है जो है शिक्षक का बोध, तीसरा है शिक्षक का प्रभावोत्पादकता का भाव, और चौथा है शिक्षक का स्वप्रत्यक्षण। तो यहाँ पे तीसरा नंबर जो है वो सही हो जाएगा, शिक्षक का भावोत्पादकता के भाव। आइए इस आंसर पे हम व्याख्या देखते हैं। और जो है शिक्षक का भावोत्पादकता का भाव जो है, शिक्षक का भावोत्पादकता उनकी शिक्षा कार्य के प्रति उनकी प्रतिबद्धता और उनके शिक्षा कौशल में सजगता की भावना है। यह भावना उनके शिक्षा कार्य के माध्यम से छात्रों को प्रेरित करने और प्रभावित करने की क्षमता में संवर्धित करती है। शिक्षक की भावोत्पादकता उनके शिक्षा कार्य के अद्वितीयता, सक्रियता और आगे देखते हैं और उत्साह के माध्यम से प्रकट होती है। उसके बाद में जो है और शिक्षक की भावोत्पादकता के भाव उसके शिक्षा कौशल, विषय ज्ञान और छात्रों के प्रति उसकी संवेदनशीलता और आधार पर विकसित होता है। एक प्रभावशाली शिक्षक विभिन्न शिक्षा तकनीकों का प्रयोग करता है, उत्कृष्ट संवाद और संवाद कौशल विकसित करता है और छात्रों के प्रति सहानुभूति और समर्थन प्रदान करता है। उनका प्रभाव छात्रों के उत्साह, स्वाध्याय और संवाद में दिखाई देता है, जो उन्हें सफल और सक्षम नागरिक बनाने की दिशा में प्रेरित करता है। अतः शिक्षक का प्रभावोत्पादकता का भाव उसके शिक्षा कार्य के प्रति उनकी समर्पितता, नैतिकता और उत्साह के साथ संवर्धित होता है। यह भावना उनके शिक्षा कार्य में उत्तम बनाने और छात्रों के विकास में सहायक होता है। अब आते हैं नंबर 2 क्वेश्चन पे। नंबर 2 क्वेश्चन है यहाँ पे, किसी अन्योन्य क्रिया के विषय वस्तु को परिणाम मिलकर निम्नलिखित बनाते हैं। किसी अन्योन्य क्रिया के विषय वस्तु को मिलाकर बनते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं, पहला ऑप्शन है हमारा जो है भौतिक क्रम, दूसरा है गुप्त क्रम, तीसरा राजनीतिक क्रम, चौथा है पाठ्यक्रम। तो यहाँ पे चौथा सही हो जाएगा, पाठ्यक्रम, जिसकी व्याख्या है यहाँ पर दिया हुआ है। आइए हम देखते हैं व्याख्या को। किसी अन्योन्य क्रिया के विषय वस्तु और परिणाम मिलकर पाठ्यक्रम बनाते हैं।
लिखित और मौखिक संचार में स्पष्टता, सुगमता और जुड़ाव पैदा करने के लिए पाठ्यक्रम महत्वपूर्ण है। जब इससे जानकारी को सावधानीपूर्वक व्यवस्थित करना, पाठ के माध्यम से छात्रों का मार्गदर्शन करना, यह सुनिश्चित करना शामिल है कि बातचीत के परिणाम समग्र संरचना और प्रवाह के समर्थक योगदान देते हैं। तो उसके बाद में जबकि जो है यहाँ पे भौतिक पाठ्यक्रम के बारे में बताया गया है, और उसके बाद में गुप्त क्रम, गोपनीयता के और राजनीतिक क्रम, जो है इससे तात्पर्य समाज के राज्य के भीतर शासन और संगठन प्रणाली से है। आते हैं हम तीसरे नंबर क्वेश्चन पे। तीसरा नंबर क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे है शूमैन मॉडल के बारे में पूछा गया है। शूमैन मॉडल निम्न में से किस प्रकार का शिक्षा मॉडल का उदाहरण है? पहला है व्यक्तिगत आधारित मॉडल, दूसरा है व्यवहार परिवर्तनकारी मॉडल, तीसरा है सूचना विकास मॉडल, चौथा है सामाजिक अंतरक्रिया मॉडल। तो यहाँ पे तीसरा सही हो जाएगा, सूचना विकास मॉडल। सूचना विकास मॉडल में देखते हैं और इसकी व्याख्या देखते हैं। यहाँ पे यह अनुदेशात्मक रूपरेखा का एक मॉडल है जो शिक्षा में प्रौद्योगिकी और मीडिया में के एकीकरण पर बल देता है। यह विभिन्न जो है अनुदेशात्मक रणनीतियों और मल्टीमीडिया संसाधनों का उपयोग करके अंतःक्रियात्मक शिक्षण वातावरण बनाने पर ध्यान केंद्रित करता है। आगे आते हैं नंबर 4 क्वेश्चन पे। नंबर 4 में है कथन दिया गया है। कथन नंबर 1 है चौखटी जिक्सा में समूह के प्रत्येक विद्यार्थी से अधिगम कार्य के किसी एक पक्ष में विशेषज्ञता की आशा की जाती है। और उसके बाद में है कथन नंबर 2 देखते हैं। कथन नंबर 2 है जो है समूह अन्वेषण रणनीति का प्रमुख केंद्र बिंदु फोकस परीक्षा कौशल के विकास में होता है। उपर्युक्त कथनों के आलोक में विकल्पों के से उत्तर चयन कीजिए। पहला में है ऑप्शन में है कथन 1 में है दोनों सही हैं, या फिर दूसरे में दोनों गलत हैं। तीसरा है पहला सही है दूसरा गलत है। चौथा है पहला गलत है किंतु दूसरा गलत है। तो इसमें दोनों सही हैं। यहाँ पे जो है उसकी व्याख्या किया गया है। आइए देखते हैं। पहला कथन सही है क्योंकि जिक्सा चौखटी एक सामूहिक अभियान होता है जिसमें समूह के प्रत्येक विद्यार्थी को अपनी अनुसंधान कौशल बढ़ाने के लिए एक क्षेत्र में विशेषज्ञता प्राप्त करने की प्रत्याशा की जाती है। इस प्रकार समूह अन्वेषण रणनीति का मुख्य केंद्र बिंदु फोकस अधिगम कौशल के विकास को प्रोत्साहित करने में मदद करता है। और दूसरा कथन सही है, चौखटी यानी जिक्सा के संदर्भ में समूह अन्वेषण रणनीति का मुख्य केंद्र बिंदु फोकस परिप्रेक्षा कौशल के विकास में बढ़ावा देता है। यह विद्यार्थियों के विशेष प्रयोगशाला प्रश्नोत्तरी और अन्य विज्ञान उपकरणों के उपयोग करके संशोधन कौशल में मदद की जाती है। इस तरह समूह अन्वेषण रणनीति विद्यार्थियों के परिपूर्ण विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। आइए क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 हमारे दोस्तों यहाँ पर दिया हुआ है, इसको देखते हैं। यहाँ पे इसमें कथन दिया गया है। कथन फर्स्ट है हमारा अव्यक्त स्मृति सूचना के अभिप्रेत अथवा सचेत अनुस्मरण से संबंधित हैं। और कथन 2 नंबर है जो है सुस्पष्ट स्मृति उन स्मृतियों से संबंधित है जिनके बारे में लोगों को सचेत रूप से ज्ञान नहीं है, परंतु जो उनके आगे के कार्य निष्पादन व व्यवहार में प्रभावित कर सकती है। तो प्रयुक्त कथनों का आलोक में निम्नलिखित विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। पहला है ऑप्शन है कथन फर्स्ट और सेकंड दोनों सही हैं, या फिर दूसरे में है कथन फर्स्ट और सेकंड दोनों असत्य हैं, या फिर कथन फर्स्ट सही है लेकिन कथन सेकंड गलत है। लेकिन और चौथा नंबर पे है कथन फर्स्ट असत्य है लेकिन कथन सेकंड सत्य है। तो इसका ऑप्शन सही हो जाएगा जो है दोनों, दूसरा नंबर हो जाएगा जिसमें दोनों गलत हैं। तो इसकी हम व्याख्या के रूप में आप देखते हैं।
अंतर्निहित स्मृतियाँ आमतौर पर सचेतन होते हैं और मौखिक रूप से व्यक्त नहीं होती हैं। यह अक्सर क्रियात्मक होती हैं और चरण दर चरण प्रक्रियाओं का केंद्रित होती हैं, जिसे किसी कार्य को पूरा करने के लिए निष्पादित किया जाना चाहिए। वह जानकारी जो लोग जानबूझकर याद रखने में कोशिश नहीं करते हैं, अंतर्निहित स्मृति के संग्रहित हो जाती हैं, जिसे कभी-कभी चेतन या स्वचालित स्मृति के रूप में भी जाना जाता है। और उसके बाद में कथन सेकंड की बात करते हैं। कथन सेकंड यहाँ पे हमारा देखिए दोस्तों, जब हम जानबूझकर कुछ याद करने का प्रयास करते हैं तो यह जानकारी हमारे स्पष्ट स्मृति के संग्रहित होती है, जिसे घोषणात्मक स्मृति के रूप में भी जाना जाता है। इसे सचेत रूप में से पहचान और समझाया जाता है। सीखने, समस्या समाधान और संचार सहित विभिन्न संज्ञानात्मक कार्यों के लिए स्पष्ट स्मृति आवश्यक है। आते हैं अब पॉइंट सेकंड टॉपिक पे, शोध और वृत्ति। इसमें 6 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ 6 नंबर क्वेश्चन है, साहित्यिक चोरी रोकने के लिए यूजीसी विनियम 2018 के अनुसार निम्न में से कौन से समानताएं लेवल 3 साहित्यिक चोरी के अंतर्गत आएंगे। तो यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है ए 38%, बी 45%, सी 54%, डी 63% या फिर ई 71%। तो यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है ए बी, या फिर दूसरा है बी सी डी, तीसरा है डी ई, चौथा है ई। तो यहाँ पे होगा डी ई। डी और ई इसके अंतर्गत यूजीसी के अंतर्गत आएंगे। तो यहाँ पे डी और ई 63 और 71। और उसके बाद में आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 का। क्वेश्चन नंबर 7 में दिया गया है, नीचे सहसंबंध गुणांक R और इससे संबंधित P का मान दिए गए हैं। निम्नलिखित में से 2 सबसे अधिक सार्थक सहसंबंध पहचानिए। जो ए नंबर है R = 0.77 और P = 0.2। उसके बाद में B है R 0.61, P = 0.01, C है R = 0.41, P = 0.59 और डी है R = 0.37, P = 0.03। तो यहाँ पे कौन सा सही होगा, कौन कौन सही होंगे उसके बाद देखते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है केवल ए बी, दूसरा केवल ए सी, तीसरा है केवल बी डी और चौथा है केवल सी डी। तो यहाँ पे हो जाएगा तीसरा नंबर जो है बी और डी, बी और डी हो जाएगा, बी और डी। ये हमारा दोनों जो है सेम है। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन 8 यहाँ पे दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सी परीक्षण सांख्यिकी प्रसरण विश्लेषण के लिए उपयोगी है। पहला नंबर है एफ, दूसरा है टी, तीसरा है कोई वर्ग, चौथा है जेड। तो यहाँ पे एफ नंबर आंसर सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा परीक्षण सांख्यिकी प्रसरण विश्लेषण के लिए जो है उपयोगी है। आइए इसकी व्याख्या देखते हैं। यहाँ पे व्याख्या जो है, यह परीक्षण सांख्यिकी प्रसरण विश्लेषण के लिए उपयोगी जो है एनालिसिस ऑफ वेरिएंस। तो एक सांख्यिकी पद्धति है जिसका उपयोग 3 या अधिक समूहों के साधनों की तुलना करने के लिए किया जाता है, ताकि यह निर्धारित किया जा सके कि उनके बीच सांख्यिकीय रूप से महत्वपूर्ण अंतर है या नहीं। यह परीक्षण विनोवा का एक प्रमुख घटक है, जो इसका उपयोग यह आकलन करने के लिए किया जाता है कि क्या समूह के बीच निम्न यादृच्छिक अवसर के कारण अपेक्षा से अधिक या फिर इनोवा के भीतर यह परीक्षण एक निर्धारित करने में मदद करता है। एक समूह साधनों के बीच देखने का अंतर सांख्यिकीय रूप से महत्वपूर्ण है या केवल यादृच्छिक अवसर के कारण यह एक साथ कोई समूह के तुलना करने और
यह पहचानने के लिए एक शक्तिशाली उपकरण है कि कौन सा समूह यदि कोई है एक दूसरे के से काफ़ी भिन्न है। तो यहाँ पे उसके आगे देखते हैं 9 नंबर क्वेश्चन पे। 9 नंबर क्वेश्चन है हमारा, यहाँ पे देखिए, सिद्धांत का उद्देश्य ऐसी परिकल्पना तैयार करना है जिसका परीक्षण किया जा सकता है और उसकी सहायता से नियमों की व्याख्या का मूल्यांकन किया जा सकता है। तो पहला है वस्तुनिष्ठवाद, दूसरा रचनावाद, तीसरा आगमनवाद, चौथा है निगमनवाद। तो यहाँ पे जो है मूल्यांकन व्याख्या का, नियमों की व्याख्या का मूल्यांकन करने के लिए निगमनवाद यहाँ पे आंसर सही हो जाएगा। तो इसकी हम व्याख्या देखते हैं इस आंसर की। तो इस सिद्धांत का उद्देश्य परिकल्पनाएं तैयार करना होता है जिसका परीक्षण किया जा सकता है और उनकी सहायता के नियमों की व्याख्या का मूल्यांकन किया जा सकता है। उक्त कथन के अभिप्राय निगमनवाद सिद्धांत से है। निगमनवाद सिद्धांत एक ऐसा सिद्धांत है जो विचारकों को एक निर्दिष्ट प्रकार के सूत्रों या नियमों के साथ नियमित संगठन में समर्थ करता है। यह सिद्धांत विभिन्न क्षेत्रों में उपयोग किया जाता है जैसे कि कानून, गणित, विज्ञान, गणित और तकनीकी विषयों में। निगमनवाद सिद्धांत के अनुसार नियमों का या सूत्रों की सहायता से हम निश्चित परिस्थितियों के लिए निर्देश तैयार कर सकते हैं और इससे विभिन्न संदर्भों में सही और उचित नियमों की व्याख्या की जा सकती है। इसी प्रकार निगमनवाद सिद्धांत एक प्रमुख सिद्धांत है जो नियमों की व्याख्या की और मूल्यांकन के लिए उपयोगी होता है। उसके बाद में आते हैं बोध। टॉपिक नंबर 3 पर आते हैं। यहाँ टॉपिक नंबर 3 दोस्तों, निम्न यहाँ पर दिया है, निम्न गद्यांश को पढ़िए और प्रश्नों की उत्तर दीजिए। दोस्तों ये इस बोध में जो है एक गद्यांश दिया जाता है। इस गद्यांश के माध्यम से 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बहुत ही इजी गद्यांश, बहुत छोटा होता है दोस्तों। इसको आप पढ़ के उसके बाद में आप 5 क्वेश्चन आसानी से कर सकते हैं। तो इसको मैं छोड़ दे रहा हूँ क्योंकि बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा, तो इसको आप लोग कर लीजिएगा। यहाँ पे 5 क्वेश्चन इस समय से संबंधित बन जाएगा। अब आइए हम आते हैं टॉपिक नंबर 4 पे, जिसका नाम है संप्रेषण। जो है संप्रेषण जो है इसका संप्रेषण में जो है सूची दिया गया है। जो सूची फर्स्ट सूची सेकंड में सुमेलित करना है जो है सूची फर्स्ट और सूची सेकंड। इसमें है संप्रेषण मॉडल पूछा है और उसका वर्णन। तो यहाँ पे ए ऑप्शन दिया गया, ए नंबर दिया गया है रेखी, और उसके बाद में यहाँ पे देखिए आगे दिया गया है चक्रीय और गैर रेखी, उसके बाद में अधिमेटा। तो इसका यहाँ पे विकल्प दिया गया है। तो इस विकल्प के माध्यम से न बताते हुए हम आपको उसकी व्याख्या के रूप में सही जो मिलान है उसको हम बताते हैं। तो यहाँ पे देखिए, जो रेखी का अर्थ होता है संप्रेषण कार्य के रूप में, उसका वर्णन होता है चक्रीय संप्रेषण अन्योन्य क्रिया के रूप में, और गैर रेखी संप्रेषण लेन देन के रूप में, अधि यानी मेटा जो है संप्रेषण मॉडलों का मॉडल है। तो यह जो है, आइए हम इसकी व्याख्या के रूप में देखते हैं इस आंसर का जो है एक एक करके। तो यहाँ पे देखिए आप हमारी स्क्रीन पर दिया गया है क्वेश्चन और आंसर। रेखी का अर्थ होगा संचार के रेखी मॉडल में एक व्यक्ति संदेश भेजता है और दूसरा व्यक्ति इसे प्राप्त करता है, इसलिए यह केवल एक दिशा में चलता है। रेखी मॉडल आम तौर पर किसी भी प्रतिक्रिया जो प्राप्तकर्ता प्रेषक को वापस भेज सकता है विचार नहीं करते हैं, इसलिए यह प्रेषक केंद्रित संचार है। रेखी मॉडल दैनिक संचार में देखा जाता है, जैसे कि टेलीविज़न विज्ञापन, रेडियो विज्ञापन और प्रिंट सामग्री। दूसरा है चक्रीय संचार। चक्रीय संचार में एक गतिशील व इंटरैक्टिव संचार मॉडल को संदर्भित करता है, जहां सूचना प्रतिभागियों के बीच एक जो है परिपथ तरीके से लगातार प्रभावित होती है, संवाद, प्रतिक्रिया और सहयोग को बढ़ावा देती है। इस मॉडल में संचार प्रेषक और प्राप्तकर्ता के बीच एक रैखिक आदान प्रदान तक ही सीमित है, बल्कि इसमें पुनरावृत्ति आदान प्रदान में संलग्न की पक्ष शामिल होते हैं जो संचार प्रक्रिया के चल रहे विकास में योगदान करते हैं। उदाहरण नंबर है टीम चर्चा, दूसरा है विचार मंथन सत्र और फोकस समूह।
बी नंबर है गैर रेखीय। मॉडल में सूचना का आदान प्रदान प्रतिभागियों के बीच गैर अनुक्रमिक तरीके से प्रगतिशील और अंतःक्रियात्मक रूप से होता है, जो पारस्परिक प्रभाव और अर्थ के सह-निर्माण पर जोर देता है। जहां प्रतिभागी लगातार बातचीत के आकार देते हैं। एक मिनट दोस्तों। इसके उदाहरण देखते हैं। उदाहरण के रूप में यहाँ पे देखिए, समूह चर्चा, विवाद, वाद विवाद, बातचीत और संयोगात्मक समस्याओं का समाधान। और डी नंबर है अधि यानी मेटा। मॉडल एक रूपरेखा या संबंधित परिप्रेक्ष्य को संबोधित करता है, जो संचार के विभिन्न मॉडलों का विश्लेषण और वर्गीकरण करना चाहता है, उनकी अंतर्निहित धारणाओं, घटकों और संबंधित में अंतर्दृष्टि प्रदान करता है। उसके बाद में आगे आते हैं। 16 नंबर है जो है निम्नलिखित में से कौन से अंतरावैयक्तिक संप्रेषण के दो मूलभूत मनोवैज्ञानिक प्रकार हैं। ए नंबर है सोचने का सांस्कृतिक रूप से संगठित तरीकों का अभियंत्रीकरण। बी है नेता केंद्रित भाषण का संवर्धन। सी है व्यक्ति के स्वयं के मानसिक क्रियाकलापों का विनिमय। उसके बाद है डी नंबर है सामाजिक अव्यवस्थाओं को बढ़ाने की ओर उन्मुखता। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो उसके बाद में आते हैं, यहाँ पे दिया गया है ए और सी सही होगा। इसकी व्याख्या के रूप में यहाँ पे दिया गया है ए और सी क्या है। आते हैं हम सीधा 17 नंबर क्वेश्चन पे। 17 नंबर क्वेश्चन है हमारा दोस्तों यहाँ पे संप्रेषण के दृष्टिकोण से आदि शंकर की दार्शनिक अवधारणा की किस ओर उन्मुखता देती है। तो यहाँ पे बात करते हैं। पहला है व्यक्ति कहाँ, दूसरा है भौतिकवादी इच्छाएं, तीसरा है आत्मचेतन, चौथा है सामाजिक संघर्ष। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा हमारा जो है तीसरा नंबर आत्मचेतन। इसकी व्याख्या के रूप में देखते हैं। संप्रेषण के दृष्टिकोण से आदि शंकर की दार्शनिक अवधारणा आत्मचेतन की प्रमुखता देती है। शंकराचार्य, जिन्हें आदि शंकर के भी कहा जाता है, एक प्रमुख दार्शनिक और आध्यात्मिक विचारक थे। उनकी दार्शनिक अवधारणा आत्मा और ब्रह्म के मध्य एकता को जानने और समझने में माध्यम से आत्मचेतना की प्रमुखता देती है। आदि शंकराचार्य के अनुसार ब्रह्म अज्ञेय, अनंत, निर्गुण, निराकार और अविनाशी है। वे मानते थे कि सारी सृष्टि और वस्तुओं के ब्रह्म की एकता होती है, जिसे उन्होंने अद्वैत, अनंतता या अद्वितीयता के रूप में व्यक्त किया है। उसके बाद में आते हैं यहाँ पे, उनके अनुसार आत्मा या जीवात्मा भी ब्रह्म है, अभिन्न अंग है, जो वास्तव में ब्रह्म में लीन होता है। इस दृष्टिकोण से आत्मा और ब्रह्म के बीच कोई भेद नहीं है, जो जीवात्मा की सच्ची रूपता और सत्यता में ही ब्रह्म का स्वरूप निहित है। इस प्रकार आत्मचेतना या आत्मा की ज्ञान को समझ ब्रह्म के साथ एकता का अनुभव करने के लिए महत्वपूर्ण होता है। इस प्रकार आदि शंकराचार्य दार्शनिक अवधारणा आत्मचेतना की प्रमुखता देती है, जिसे ब्रह्म के साथ एकता के माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है। उसके बाद में आगे आते हैं। यहाँ पे 5वां टॉपिक है हमारा गणितीय तर्क और आवृत्ति। इसे जो है मैथमेटिकल क्वेश्चन और रीजनिंग के क्वेश्चन होते हैं। तो इसमें 5 क्वेश्चन होते हैं। इसको आप लोग कर लीजिएगा। मैं PDF प्रोवाइड कर दूंगा, टेलीग्राम चैनल का लिंक दे दूंगा, उस पर से आप लोग डाउनलोड करके इसको पूरा अच्छे से हल कर लीजिएगा। यहाँ पे देखिए जो है रीजनिंग के भी क्वेश्चन पूछे गए हैं। अब आते हैं सीधा आगे हम दूसरे टॉपिक पे। जो दूसरा टॉपिक है हमारा जो है तर्क से संबंधित छठवां टॉपिक। इसके क्वेश्चन देखते हैं हम। निम्नलिखित में से कौन सा गुणार्थ के घटते हुए अनुक्रम व्यवस्थित है। गुणार्थ पूछा गया है। तो इसमें यंत्र, संगीत वाद्य यंत्र, यंत्री वाद्य यंत्र, वायलिन। और दूसरा है हमारा वायलिन, संगीत वाद्य यंत्र, तंत्री वाद्य यंत्र, यंत्र। और वायलिन, तंत्री वाद्य यंत्र, संगीत वाद्य यंत्र और उसके बाद में यंत्र। और डी है हमारा यंत्र, तंत्री वाद्य यंत्र, संगीत वाद्य यंत्र, वायलिन।
तो यहाँ पे तीसरा नंबर हो जाएगा वायलिन, फिर तंत्री वाद्य यंत्र और संगीत वाद्य यंत्र और फिर यंत्र जो है यहाँ पे देखिए उसका व्याख्या के रूप में दिया गया है। अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 24 नंबर कथन फर्स्ट में दिया गया है, निम्न वैध निगमनात्मक युक्ति में सभी आधार वाक्य सत्य एवं असत्य निष्कर्ष असत्य नहीं हो सकते। फिर से कथन देखिए, किसी वैध निगमनात्मक युक्ति में सभी आधार वाक्य सत्य एवं निष्कर्ष असत्य नहीं हो सकते। और दूसरा कथन हमारा दिया गया है, दूसरा कथन है सत्य की संकल्पना युक्तियों पर अनुप्रयुक्त नहीं हो सकती। तो उपयुक्त कथन के आलोक में सही उत्तर का चयन कीजिए। इसमें पहला नंबर है कथन दोनों सही है या फिर दूसरा है दोनों कथन गलत है, तीसरा है पहला सत्य है या दूसरा गलत है, और चौथा है ऑप्शन और पहला असत्य है या चौथा दूसरा सत्य है। तो इसमें दोनों सत्य हैं। उसके व्याख्या के रूप में ये देखते हैं इसको किस तरीके से पहले रूप में व्याख्या किया गया है। एक वैध निगमनात्मक युक्ति के सभी आधार वाक्य सत्य एवं निष्कर्ष असत्य नहीं हो सकते। यह युक्ति विचारशीलता और तर्क के आधार पर किया जाता है और यह स्पष्ट करता है कि यदि एक निगमन युक्त सत्य आधार वाक्य को अपनाता है तो उसके निष्कर्ष का भी सत्य होना आवश्यक है। इस प्रकार पहले कथन द्वारा यह साबित किया जाता है कि सत्यता और निष्कर्ष के बीच एक संबंध होता है जो एक वैध निगमनात्मक युक्ति के माध्यम से प्रमाणित होता है। दूसरा कथन है यहाँ पे, दूसरा कथन में सत्य की संकल्पना युक्तियों पर अनुप्रयुक्त होते नहीं हो सकती है। इसका तात्पर्य यह है कि किसी भी सत्य को तथ्यों और युक्तियों के माध्यम से समझा जाना चाहिए और इस प्रकार की सत्यता की संकल्पना बिना युक्तियों के नहीं हो सकती। यह भी स्पष्ट करता है कि सत्य का निर्धारण युक्तियों और तर्क के माध्यम से ही हो सकता है। इस प्रकार दोनों कथनों के बीच सामंजस्य है क्योंकि वे दोनों ही यह बताते हैं कि सत्य को समझने या प्रमाणित करने के लिए युक्तियों की आवश्यकता होती है। इस प्रकार दोनों कथनों का उपयोग किए बिना हम किसी भी सत्य तक समझा नहीं सकते। आइए हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25 पे। क्वेश्चन नंबर 25 का है दोस्तों कथन फर्स्ट है। यहाँ पे कथन फर्स्ट दिया गया है, जो तर्क दोष किसी युक्ति में कोई दोष है जिसके सिर्फ असत्य आधार वाक्यों में अलावा कुछ अन्य सम्मिलित होता है। कथन 2 है, यदि कोई युक्ति अप्रामाणिक अनिश्चयात्मक है तो उसमें एक या एकाधिक असत्य आधार वाक्य होते हैं या इसमें कोई तर्क दोष होता है या उपर्युक्त दोनों निहित होते हैं। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन दिया गया है, कथन फर्स्ट दोनों सही हैं या फिर पहले में है कथन दोनों सत्य हैं, तीसरा है पहला सत्य है या दूसरा असत्य है, और चौथा है जो है पहला असत्य है किंतु कथन दूसरा सत्य है। तो यहाँ पे पहला दोनों सत्य हो जाएगा, पहला नंबर ऑप्शन सही है। आगे आते हैं 26 नंबर क्वेश्चन पे। 26 नंबर क्वेश्चन है, यहाँ पे देखिए कथन फर्स्ट में दिया गया है, न्याय वाक्य न्याय में 3 प्रतिज्ञप्तियाँ और 5 पद होते हैं। दूसरा है अरस्तुवादी न्याय वाक्य में 3 प्रतिज्ञप्तियाँ और 3 पद होते हैं। तो इसमें देखते हैं आगे हम पहला ऑप्शन है कथन दोनों सही हैं या फिर दूसरा है दोनों कथन गलत हैं, तीसरे में है पहला सत्य है किंतु दूसरा सत्य है, चौथा है पहला सत्य है किंतु दूसरा सत्य है। तो यहाँ पे जो है चौथा नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। चौथा नंबर होगा इसमें पहला प्रतिज्ञा, दूसरा हेतु या कारण, तीसरा उदाहरण की व्याख्यात्मक उदाहरण, चौथा है उपनय या अनुप्रयोग। तो आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 है। क्वेश्चन नंबर 27 में देखो, यदि आपको गर्म केक और आइसक्रीम पसंद है तो आपको निश्चित रूप से गर्म केक आइसक्रीम पसंद होगी। उपर्युक्त कथन में कौन सा तर्क दोष निहित है? इसमें संहति दोष, फिसलन युक्त ढलान या विग्रह दोष, चौथा है अविचारित सामान्यीकरण। तो इसमें पहला हुआ संहति दोष हो जाएगा। इसमें संहति दोष में देखिए जो
इसकी व्याख्या आप लोग कर लीजिएगा, बहुत ही आसान है। 28 नंबर क्वेश्चन पे हम सीधा आते हैं। तो 28 नंबर क्वेश्चन है, किसी अवधारणा का मापन उस अवधारणा को किस हद तक सही रूप से दर्शाता है, यह निम्नलिखित में से किसके संबंधित है। पहला है पारिस्थितिकीय दोष, दूसरा है मापन वैधता, तीसरा है पारिस्थितिकी वैधता, चौथा है बाह्य वैधता। तो इसमें जो है क्वेश्चन नंबर 2 हो जाएगा मापन वैधता। इसकी व्याख्या, किसी अवधारणा का मापन उस अवधारणा को किस हद तक सही रूप से दर्शाता है, यह मापन वैधता के संबंधित है। आते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पे है आंकड़ों की व्याख्या। तो ये ग्राफ से रिलेटेड क्वेश्चन है, जो है 7वां टॉपिक है आंकड़ों की व्याख्या। इसमें से आप 4 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन पूछा जाता है, इसको आप लोग कर लीजिएगा। हम आते हैं जो है नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट टॉपिक पे जो है नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, देखिए यहाँ पे दोस्तों, सूचना और संचार प्रौद्योगिकी। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सूचना और संचार प्रौद्योगिकी। जो नीचे दिए गए 2 कथन है, कथन पढ़ते हैं। यहाँ पे कथन नंबर पहला है हमारा दोस्तों, यहाँ पे कथन सामान्य रूप से किसी प्रकार के कालानुक्रमिक रूप में होती है और पोस्टिंग लंबाई में छोटी होती है। कथन सेकंड, मोबाइल फ़ोन सेल फोन मुख्यतः फ्लैश मेमोरी का प्रयोग करता है। तो यहाँ पे है ऑप्शन नंबर है दोस्तों, कथन 1 नंबर ऑप्शन पे है दोनों सही हैं, या फिर दूसरा है कथन दोनों गलत हैं। तीसरे में है पहला कथन सत्य है लेकिन किंतु कथन सेकंड असत्य है। चौथे नंबर पे है पहला असत्य है किंतु कथन सेकंड सत्य है। इसकी व्याख्या देखते हैं। चौथा नंबर है पहला असत्य है, दूसरा कथन सत्य है। और यहाँ पे व्याख्या देख रहे हैं, विकी आमतौर पर सख्त कालानुक्रमक क्रम के बजाय विषय श्रेणी के किसी अन्य तार्किक ढांचे के आधार पर व्यवस्थित पृष्ठ के साथ एक पदानुक्रमित संचार का उपयोग करता है। विकी में कुछ पोस्टिंग छोटी हो सकती हैं, अन्य काफ़ी लंबी और विस्तृत हो सकती हैं, खास कर जब जटिल विषयों पर कवर किया जाता है तो या गहन स्पष्टीकरण प्रदान किया जाता है, इसलिए उनकी संरचना और सामग्री व्यापक रूप से भिन्न हो सकती हैं। उपयोगकर्ताओं को जानकारी तक पहुंचने और उससे जुड़ने के विविध तरीके प्रदान करती हैं। और दूसरा ऑप्शन जो है दूसरे में है, अधिकांश आधुनिक मोबाइल फ़ोन अपनी गति, स्थायित्व और कॉम्पैक्ट आकार के कारण स्टोरेज के लिए मुख्य रूप से फ्लैश मेमोरी का उपयोग करते हैं, इसलिए मोबाइल फ़ोन पर फ्लैश मेमोरी का उपयोग प्रदर्शन, विश्वसनीयता और पोर्टेबिलिटी और उपयोगकर्ता अनुभव को बढ़ाता है, जिससे यह आधुनिक मोबाइल उपकरणों के पसंदीदा स्टोरेज तकनीकी बन जाती है। तो इसमें पहला कथन असत्य था, दूसरा कथन सत्य था। अब आते हैं 35 नंबर क्वेश्चन पे। 35 नंबर क्वेश्चन का यहाँ पे कथन पहला दिया गया है, किसी व्यक्ति के विशिष्ट रूप से पहचान करने के एक उपाय के रूप में अंगुली छाप स्कैन, रेटिना स्कैन, मुख्य पहचान आदि का प्रयोग FID है। दूसरा कथन है हमारा, वीडियो दिखाने के लिए वेबसाइट द्वारा प्रवाही स्ट्रीमिंग विधि का प्रयोग करने का अर्थ है जब वीडियो डाउनलोड किया जा रहा है उसे चलाया जा सकता है और तदनुसार प्रयोक्ता के वीडियो को दिखाकर देख सकने के पूर्व कम समय लगता है। तो यहाँ पे कथन जो है ऑप्शन दिया गया है, ऑप्शन नंबर 1 है दोनों सत्य हैं, दूसरा ऑप्शन है दोनों असत्य हैं, गलत हैं, तीसरा है पहला सत्य है किंतु दूसरा गलत है, चौथा ऑप्शन है पहला गलत है किंतु दूसरा सत्य है। तो यहाँ पे यही सही हो जाएगा, पहला सत्य है किंतु दूसरा सत्य है। अब आगे यहाँ पे ऑप्शन के रूप में दिया गया है। अब आगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 36 नंबर क्वेश्चन नीचे का पहला कथन के रूप में देखते हैं, फ्लिप ICD उपकरण प्रयोक्ताओं के लघु वीडियो अनुक्रियाओं को रिकॉर्ड और साझा करने की अनुमति देता है। कथन 2 नंबर है, फ्लिप ICT उपकरण को मुख्यतया वीडियो के विचार विमर्श व प्रस्तुतियों के लिए प्रयोग किया जाता है। तो इसमें देखते हैं जो है ऑप्शन
कथन के रूप में दिया गया था। तो यहाँ पे ऑप्शन पहला है दोनों सही हैं, दूसरा ऑप्शन है दोनों गलत हैं, तीसरा है पहला सही है किंतु दूसरा गलत है, चौथा है पहला गलत है किंतु दूसरा सही है। तो यहाँ पे दोनों सही होंगे, ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। इसकी व्याख्या के रूप में जो है विस्तार से बताया गया है आंसर की व्याख्या। आइए हम इसको देखते हैं। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। फिलिप ICT उपकरण एक औद्योगिक है जो छात्रों और उपयोगकर्ताओं को वीडियो बनाने और साझा करने की सुविधा प्रदान करता है। इसके माध्यम से छात्र अपने विचारों या किसी विषय पर छोटे विषयों बना सकते हैं और उन्हें अपनी सहपाठियों या शिक्षकों के साथ साझा कर सकते हैं। यह उन्हें अधिक लाभ प्राप्त करने में मदद करता है, साथ ही दूसरों के साथ अपने विचारों को साझा करने का अवसर प्रदान करता है। कथन नंबर 2 देखते हैं, जो है फिलिप ICT उपकरण को विभिन्न शैक्षणिक उद्देश्यों के लिए उपयोग किया जाता है, लेकिन इसका मुख्य उपयोग वीडियो विचार विमर्श और प्रस्तुतियों के लिए होता है। इसके माध्यम से शिक्षक या प्रशिक्षक विभिन्न विषयों पर वीडियो बना सकते हैं और छात्रों के साथ इसे साझा कर सकते हैं। यह शिक्षार्थियों के समक्ष बनाता है, विषय को अच्छी तरह समझने में और सक्षमता प्राप्त करने में उनकी सहायता करता है। साथ ही इसके माध्यम से उन्हें स्वतंत्र रूप से अपनी उत्तरदायित्वपूर्ण प्रस्तुतियों का निर्माण करने का मौका मिलता है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 37 पे। यह मैथमेटिकल क्वेश्चन दोस्तों, इसको आप लोग जो है मैं PDF दे दूँगा, उसमें ले लीजिएगा। जो PDF आपको जो है हमारे टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर देंगे। वहाँ पे आप लोग इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा कर के आप लिंक पर क्लिक करके आप इस PDF को प्राप्त कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए कथन फर्स्ट है, जनसंचार में संदेश तीव्र गति से और सार्वजनिक होता है। कथन दूसरा नंबर पे है, नई प्रौद्योगिकी ने अंतर्वैयक्तिक संप्रेषण और जनसंचार के बीच अंतर को स्पष्ट कर दिया है। आगे देखते हैं, यहाँ पे जो है इसका ऑप्शन दोनों सत्य हैं, दूसरा ऑप्शन है दोनों गलत हैं, तीसरा है पहला सत्य है किंतु दूसरा गलत है, और चौथा ऑप्शन है हमारा पहला गलत है या दूसरा असत्य है। तो इसमें दोनों सही हैं। तो यहाँ पे दोनों सही हैं दोस्तों। अब आते हैं हम 39 नंबर क्वेश्चन पे। इसमें सूची नंबर दिया गया है, इसका मैं जो मिलान है उसको मैं बता देता हूँ, इसकी व्याख्या के रूप में आसानी हो जाएगी। तो यहाँ पे देखिए, एक सूची को विकल्पों का चयन हेतु तो माउस का उपयोग किया जाता है, और डेटाबेस में डाटा टंकण हेतु तो कीबोर्ड का होता है, और पूर्व निर्धारित अवस्थितियों में जो है OMR का प्रयोग होता है। पूर्व निर्धारित अवस्थितियों में विद्यार्थियों द्वारा चिन्हित MCQ उत्तरों का निवेशन हेतु OMR का प्रयोग किया जाता है। सीधे बैंक कार्ड या डाटा निवेश हेतु चिप रीडर का प्रयोग किया जाता है। अब आते हैं 40 नंबर क्वेश्चन पे। निम्न में से कौन सा कथन सही है? यहाँ पे कथन सही और गलत पूछा गया है। इसमें पहला है, ROM का एक प्रमुख लाभ यह है कि ROM चिप पर भंडारित सूचना कंप्यूटर की विद्युत आपूर्ति बंद करने के बाद भी लुप्त नहीं होती। B है, MSEI अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंटेलिजेंट इंफॉर्मेशन का संक्षिप्त नाम है। और C है, डेस्कटॉप कंप्यूटरों की तुलना में लैपटॉप कंप्यूटर सुवाह्य होते हैं क्योंकि इनकी सभी घटक एक साथ एक इकाई में होते हैं। तो यहाँ पे A और C सही हो जाएगा, और तो इसका दूसरा सही हो जाएगा। तो आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 41 नंबर क्वेश्चन। 41 नंबर जो है टॉपिक 9वां है, लोक विकास और पर्यावरण। जो है इसका क्वेश्चन को देखते हैं। खतरनाक अपशिष्ट कहे जाने वाले किसी अपशिष्ट में निम्न विशेषताएं होनी चाहिए। पहला A नंबर है ज्वलनशीलता, B है सच्छारकता, C है अभिक्रियाशीलता, D है विषाक्तता, और E है रेडियो सक्रियता। तो यहाँ पे देखिए, जो खतरनाक अपशिष्ट में कौन से होंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा सभी, और इसको मैं व्याख्या के रूप में यहाँ पे दिया गया है। और उसके बाद में आते हैं हम
जो है 42 नंबर क्वेश्चन पे 42 नंबर क्वेश्चन है, क्योटो प्रोटोकॉल निम्नलिखित में से किस कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज COP के अंगीकार किया गया था? पहला है जो है COP1, दूसरा है COP3, या फिर आगे देखते हैं ऑप्शन नंबर 3 में COP7 या फिर COP10। तो इसका 2 हो जाएगा COP3, कोप जो है 3। तो यहाँ पे देखते हैं इसके व्याख्या के रूप में, यह क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है दोस्तों। कोप 3 में क्योटो प्रोटोकॉल को अंगीकार किया गया था। क्योटो प्रोटोकॉल एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है जिसका उद्देश्य व्यक्तिगत जलवायु परिवर्तन में योगदान देने वाले ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कम करना है। इसे दिसंबर 1997 में क्योटो जापान में जलवायु परिवर्तन में संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन के पक्षों में सम्मेलन COP 3 में के तीसरे सत्र के दौरान अपनाया गया था। आगे यहाँ पे उसको विस्तार से दिया गया है। तो उसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे 43 नंबर। 43 नंबर में है, यदि कोई जल निकाय स्वास्थ्यप्रद है और इसमें कोई महत्वपूर्ण जैविक क्रिया नहीं हो पाती है तो इस स्थिति को क्या कहा जाता है? पहला है अधिक पोषणी, दूसरा है समपोषणी, तीसरा है अतिपोषणी, चौथा है मित पोषणी। तो यहाँ पे चौथे नंबर सही हो जाएगा, मित पोषणी। इसकी व्याख्या के रूप में देखते हैं। जो है व्याख्या यहाँ पे है, यदि कोई जल निकाय स्वास्थ्यप्रद है और इसमें कोई महत्वपूर्ण जैविक क्रिया हो पाती है तो इस स्थिति को मित पोषणी कहा जाता है। मित पोषणी ओलिगोट्रोफिक जल निकाय के पोषक तत्वों का स्तर कम होता है और यह न्यूनतम जैविक गतिविधियों का समर्थन करता है। मित जल निकाय जैव विविधता को बनाए रखने एवं मत्स्य पालन पोषण के लिए महत्वपूर्ण है। इन परिस्थितियों तंत्रों को प्रदूषण और अत्यधिक पोषक तत्वों के आदान प्रदान में बचाना उनकी परिस्थितियों अखंडता को बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण है। उसके नंबर हम 44 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। 44 नंबर क्वेश्चन है, कथन फर्स्ट अम्ल वर्षा सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन का ऑक्साइड से उत्सर्जित करने वाले प्रमुख औद्योगिक क्षेत्रों के भीतर और हवा के बहाव के साथ होती है। तो यहाँ पे दूसरा ऑप्शन पे आते हैं, औद्योगिक उत्सर्जनों के काफ़ी दूर के क्षेत्रों में वायु वाहित प्रदूषकों का अधिक विस्तारित अधिगम अम्लीय वर्षा के लिए उत्तरदायी हो सकता है। तो उस यहाँ पे देखते हैं कथन नंबर फर्स्ट में, पहला ऑप्शन में देखते हैं कथन दोनों गलत सही है, दूसरा है कथन दोनों गलत है, तीसरा ऑप्शन है पहला गलत है किंतु दूसरा असत्य है, चौथा है पहला असत्य है किंतु दूसरा सत्य है। इसका व्याख्या के रूप में देखते हैं। यह देखिए दोस्तों, यहाँ पे बहुत ही इम्पोर्टेंट ये सब टॉपिक्स हैं। जो है इसमें अम्लीय वर्षा एक प्रकार का वर्षा है जो मानव गतिविधियों को जैसे औद्योगिक प्रक्रियाओं, जीवाश्म ईंधन जैसे कोयला और तेल जलाने और ऑटोमोबाइल उत्सर्जन के से उत्पन्न होती है, जो वायुमंडल में सल्फर ऑक्साइड सल्फर डाइऑक्साइड SO2 और नाइट्रोजन ऑक्साइड NOx जो है उत्सर्जित नाइट्रोजन ऑक्साइड NOx उत्सर्जित करती हैं। ये गैस ऑक्सीजन, जल वाष्प और अन्य पदार्थों के साथ मिलकर नाइट्रिक एसिड HNO3 और सल्फ्यूरिक एसिड जो है सल्फ्यूरिक H2SO4 उत्सर्जित करती हैं। और दूसरा देखते हैं जो है जलवायु प्रदूषकों में विशेष रूप से सल्फर डाइऑक्साइड SO2 और नाइट्रोजन ऑक्साइड NOx के परिवहन के औद्योगिक उत्सर्जन के मूल स्रोत से दूर के क्षेत्र में अम्लीय वर्षा हो सकती है। ये प्रदूषक अन्य औद्योगिक के साथ जो है प्रतिक्रिया करके सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड बनाने में पहले वायुमंडल के सैकड़ों या हजारों किलोमीटर की यात्रा करते हैं और जो वर्षा के साथ मिश्रित होने पर अम्लीय वर्षा के निर्माण में योगदान करते हैं। यह घटना इसलिए घटित होती है क्योंकि वायुमंडल छोड़े गए प्रदूषकों को हवा और वायु धाराओं लंबी दूरी तक कभी कभी राष्ट्रीय सीमाओं और महाद्वीपों के पार ले जाया जा सकता है। परिणाम स्वरूप प्रमुख औद्योगिक केंद्रों का उच्च उत्सर्जन वाले शहरी क्षेत्रों में दूर स्थित क्षेत्र अम्लीय वर्षा प्रभाव का अनुभव कर सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 45 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 यहाँ पे देखा दोस्तों, जल के नीचे जीवन
निम्नलिखित में से किस सतत विकास के लक्ष्य से संबंधित है? SDG 13, SDG 14, SDG 15, SDG 12। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा SDG 14 नंबर, जो है जल नीचे जीवन सतत विकास लक्ष्य SDG 14 से संबंधित है। यह लक्ष्य सतत विकास के महासागरों, समुद्रों और समुद्री संसाधन के संरक्षण निरंतर उपयोग के लिए निर्धारित किया गया है। और उसके बाद में आगे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे दोस्तों यहाँ पे जो है उससे संबंधित है उच्च शिक्षा प्रणाली से। उच्च शिक्षा ये लास्ट टॉपिक है। इसमें देखते हैं उच्च शिक्षा प्रणाली से यहाँ पे 46 नंबर क्वेश्चन दिया गया है। प्राचीन भारत में उज्जैन निम्न में से किसके अध्ययन के लिए प्रसिद्ध था? तो यहाँ पे पहला है पशु चिकित्सा विज्ञान, दूसरा है चीनी दर्शन, तीसरा है खगोल शास्त्र, चौथा है सामुदायिक कार्य। इसमें है ऑप्शन नंबर 3 खगोल शास्त्र। इसका विस्तार से देखते हैं इसकी व्याख्या के रूप में आंसर का। तो यहाँ पे देखिए प्राचीन भारत के उज्जैन खगोल शास्त्र के अध्ययन के लिए प्रसिद्ध था। ऐसी मान्यता थी कि पृथ्वी के प्रदेशांतर रेखा माध्यम रेखा उज्जैन से होकर गुजरती है। इसके अलावा कर्क रेखा भी उज्जैन से होकर गुजरती है। भारतीय खगोल शास्त्री के मुताबिक कर्क रेखा भी उज्जैन से होकर गुजरती है। हिंदू भूगोलवेत्ताओं के लिए यह देशांतर की पहली मध्याह्न रेखा भी है। उज्जैन में सूर्य सिद्धांत और पंच सिद्धांत जैसे खगोल विज्ञान के महान कार्य लिखे गए। 18वीं शताब्दी के महाराजा जय सिंह द्वितीय ने उज्जैन के जंतर मंतर बनवाया था। आगे आते हैं 47 नंबर। 47 नंबर क्वेश्चन पर देखते हैं विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी कि UGC के द्वारा 1978 में विकसित नीचे फ्रेमवर्क निम्न में से कौन सा सुझाव दिए गए थे? पहला है निजी विश्वविद्यालयों को बंद करना, दूसरा है विश्वविद्यालयों की संख्या में वृद्धि, तीसरा है उच्च गुणवत्ता प्रायोगिक शोध हेतु समर्थन, चौथा है स्वायत्त महाविद्यालयों का समापन और ई नंबर है स्नातक स्तर और अंतर्वर्षीय पाठ्यक्रम का प्रारंभ करना। तो यहाँ पे देखिए जो है बी सी और ई। बी विश्वविद्यालय की संख्या में वृद्धि,